आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के फंडामेंटल्स की। सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्रेजेंस की, देन बात करेंगे इसके बिजनेस सेगमेंट्स की, रेशियो एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम कुछ बैंक्स के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे एंड अपना एक ओवरऑल फंडामेंटल व्यू बनाएंगे एक्सिस बैंक के ऊपर। ये वीडियो हमारा निफ्टी 50 स्टॉक एनालिसिस सीरीज का पार्ट नेक्स्ट है, जहां पे हम निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स को अल्फाबेटिकली रिव्यू कर रहे हैं, फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जरूर से चेक करेगा, हम ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स को कवर कर चुके हैं एंड आज हम एक्सिस बैंक को कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम फंडामेंटली देखने वाले हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सिस बैंक का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। सो चलिए चलते हैं फंडामेंटल की तरफ। एक्सिस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था ईयर 1993 में एंड इसने अपने ऑपरेशंस कमेंस करे थे 1994 में। अगर हम करंटली बात करें तो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है ये, आफ्टर एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक। इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ दिस बैंक ऑल ओवर द कंट्री, इनकी टोटल ब्रांचेस है 4758 एंड अगर हम इनको कंपेयर करें टॉप बैंक्स के साथ, देन एचडीएफसी बैंक की जो है वो टोटल 6342 ब्रांचेस हैं, whereas आईसीआईसी बैंक की 5418 ब्रांचेस हैं। यहीं पे अगर हम बात करें एटीएम्स की एंड कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल मशीन्स की, तो एक्सिस बैंक के पास 16,900 से भी ज्यादा मशीन्स हैं, whereas एचडीएफसी बैंक के पास 18,130 मशीन्स हैं एंड आईसीआईसी बैंक के पास 16,619 एटीएम मशीन्स और कैश डिपॉजिट और विड्रॉल मशीन्स हैं। यहाँ पे एक्सिस बैंक आईसीआईसी बैंक से थोड़ा सा ऊपर है, whereas एचडीएफसी बैंक से नीचे है। सो दिस इज द ओवरऑल प्रेजेंस। बट बात करते हैं हम बिजनेस सेगमेंट्स की। सो जब भी बैंक्स की बात आती है तो जनरली दो सेगमेंट्स होते हैं जहां पे बैंक्स डील करते हैं। सो फर्स्ट इज रिटेल सेगमेंट, दैट इज रिटेल बैंकिंग एंड सेकंड इज होलसेल बैंकिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिटेल बैंकिंग। सबसे पहले रिटेल बैंकिंग क्या होता है? सो रिटेल बैंकिंग में जो बैंक्स हैं वो इंडिविजुअल्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। हम जैसे इंडिविजुअल्स हैं जो भी बैंक्स में अकाउंट ओपन करवाते हैं, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी अवेल करते हैं, क्रेडिट कार्ड की करते हैं, पर्सनल लोन्स लेते हैं, इसके अलावा हम एफडीज करवाते हैं, आरडीज करवाते हैं। ये सारी फैसिलिटीज जो भी बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम जैसे इंडिविजुअल्स को, उसे कहा जाता है रिटेल बैंकिंग। एंड इसी तरीके से बात आती है होलसेल बैंकिंग की, तो दैट मींस कि जब बैंक्स जो वो बड़े इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो, उनको जब बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसे कहा जाता है होलसेल बैंकिंग। बिकॉज अगर कोई बड़ी कंपनी लोन लेने आती है या अपना अकाउंट ओपन करवाती है तो वो वहां पे बड़े अमाउंट में डील करती है। सो उस सेगमेंट को कहा जाता है होलसेल बैंकिंग। बट जब इंडिविजुअल्स करवाते हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी सर्विसेज अवेल करते हैं, उसे कहा जाता है रिटेल बैंकिंग। अब सबसे पहले देखते हैं कि इस रिटेल बैंकिंग के बिजनेस ने कैसा परफॉर्म करा है पिछले ईयर्स में। 8.6 मिलियन अकाउंट्स टोटल इन्होंने ऐड करे हैं इस ईयर में, जो कि 29% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। दैट मींस पिछले साल से 29% ज्यादा अकाउंट इन्होंने ऐड करे हैं इस साल में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे बेसिकली इनकी एक सर्विस है जिसको कहा जाता है बरगंडी कस्टमर्स। दैट इज यहाँ पे एक ऐसा ही अकाउंट ओपन करते हैं कस्टमर्स का जहां पे उनको प्रीमियम सर्विसेज मिलती हैं। अगर वो कहीं पे शॉपिंग करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें करते हैं, तो देन वहां पे उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज की जाती हैं, एक्स्ट्रा उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कूपन्स मिलते हैं। सो ये एक इनकी स्पेशल सर्विस है एंड इसमें भी इन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ देखी है एंड करंटली 1.87 लाख बरगंडी कस्टमर्स हैं इनके, जो कि पिछले 5 साल में कंपाउंडेड 20% की एनुअल ग्रोथ रेट है। दैट मींस ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, इसमें भी इनको काफी अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि जो भी इनकी रिटेल लोन बुक है उसका क्या ब्रेकअप है। दैट मींस वो किस वेटेज में है, कितना परसेंट उन्होंने कहां पे लोन दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे है मॉर्टगेज लोन्स, जो कि 47% अकाउंट करते हैं। मॉर्टगेज लोन्स क्या होता है? तो बेसिकली जो भी लोन्स कुछ सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिए जाते हैं। दैट मींस लोन दे रहा है बैंक, उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी रख रहा है, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई भी ऐसी लैंड हो आपकी। सो वो जब बैंक आपसे ले लेता है उसके बदले में लोन देता है तो उसे कहा जाता है मॉर्टगेज लोन्स। ये जो है वो 47% है और ये वन ऑफ द सेफेस्ट लोन्स माने जाते हैं, बिकॉज अगर वो डिफॉल्ट करता भी है पर्सन तो वो जो एसेट है वो बैंक जो वो सीज कर सकता है। एंड नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन 15% काउंट करते हैं, रूरल लोन्स 14%, ऑटो लोन्स 11% एंड इसी तरीके से बाकी यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस को भी जो 7% लोन्स दिए हुए इन्होंने एंड अदर्स में 6% आ जाते हैं। सो इस तरीके से इनकी जो रिटेल बुक है एज ऑन 31 मार्च 2022, दैट मींस लेटेस्ट डाटा जो है वो उसके अकॉर्डिंग ये इनकी रिटेल बुक का ब्रेकअप है। सो दिस वाज अबाउट द रिटेल बैंकिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट होलसेल बैंकिंग। सो जैसा हमने बात करी होलसेल बैंकिंग में बैंक्स बड़े इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को या बड़ी कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो ये तो हमने बात कर ली डेफिनेशन की, बट यहाँ पे कौन सी सर्विसेज होती हैं। सो यहाँ पे अगर बहुत बड़ा किसी को लोन चाहिए, लार्ज ट्रांजैक्शन, दैट इज अमाउंट बहुत ज्यादा है ट्रांजैक्शन का, तो वो सर्विसेज है। उसके अलावा अंडरराइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बैंक्स। उसके अलावा कोई मर्जर और एक्विजिशन हो रहा है, दैट इज कोई कंपनीज मर्ज हो रही हैं, सो वहां पे भी बैंक्स का रोल होता है, तो वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दैट मींस कि किसी बैंक, किसी कंपनी को एडवाइस चाहिए या कोई कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहते हैं तो वहां पे भी मर्चेंट बैंकिंग होती है, वहां पे जरूरत होती है। सो वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बैंक्स। तो होलसेल बैंकिंग के अंदर जो मेरे को फिलहाल डाटा मिला है उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दैट मींस यहाँ पे 88% शेयर ऑफ कॉर्पोरेट एडवांसेस टू क्लाइंट्स रेटेड ए एंड अबव। मतलब कि यहाँ पे देखो, जब भी हम कंपनीज को लोन देते हैं, यहाँ पे होलसेल बैंकिंग में भी कंपनीज को लोन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंपनीज की रेटिंग चेक करना जरूरी होता है। बिकॉज कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि ऑलरेडी डिफॉल्टेड है और उनका तो मतलब वहां से लोन वापस आना
बहुत मुश्किल है। उनको जो भी रेटिंग एजेंसीज होती है उन्होंने काफी नेगेटिव रेटिंग दे रखी होती है। अब अगर ऐसी कंपनीज को लोन दिया जा रहा है तो वो बैंक्स कुछ ना कुछ कहीं पे खराबी हो सकती है। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब कि जो भी हमने लोन्स दे रखे हैं उसमें से 88% जो लोन दिए गए हैं वो ए रेटेड कंपनीज को दिए गए हैं। दैट मींस जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, जो लोन वापस कर सकती हैं, उन कंपनीज को दिए गए हैं। सो ये एक काफी अच्छा पॉइंट है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ बता रखी है कि कितनी ग्रोथ है, 26% की। अब मेरे हिसाब से एज अ इंडिविजुअल, एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको एक डाटा जानना बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाँ बैंक्स कहाँ पे डील करते हैं, और बाकी बाद में जो कुछ रेशियोज की बात करेंगे वो ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ये परसेंटेजेस देखकर आप कोई बहुत बड़ी तीर नहीं मारने वाले हो, आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम इनकी डिटेल में बात करने भी नहीं वाले हैं। अभी हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज, कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखने वाले हैं एंड कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं एंड इनके बीच में कंपैरिजन होने वाला है। क्या क्या पैरामीटर्स रहने वाले हैं? सबसे पहला रहने वाला है टोटल एडवांसेस। अब ये सारी टर्म्स क्या होती हैं, ये साथ साथ में मैं बात करता जाऊंगा, तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा हम देखने वाले रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। देन हम कंपैरिजन करने वाले हैं इनका नेट इंटरेस्ट इनकम एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बेसिस पे। देन ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए देखने वाले हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कासा रेशो तीनों बैंक्स की। उसके अलावा हम बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की एंड देन हम बात करेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। ये सभी रेशोस क्या है, ये सभी टर्म्स क्या है, ये आपको आज की इस वीडियो में ही जानने को मिलने वाला है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल एडवांसेस की। सो बेसिकली टोटल एडवांसेस क्या होते हैं? तो दैट मींस बैंक ने जितना लोन आगे दे रखा है, दो चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है डिपॉजिट्स, सेकंड होता है एडवांसेस। डिपॉजिट्स मतलब बैंक को कितने डिपॉजिट्स मिले। एक बंदे ने जाकर 100 रुपया डिपॉजिट करवाया बैंक में, दैट इज 100 रुपया हो गया डिपॉजिट। आगे बैंक ने उसको कितना लोन दे दिया, 90 रुपए का लोन दे दिया, 80 रुपए का लोन दे दिया, वो हो गया एडवांस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवांसेस एक्सिस बैंक के। अब ये जो डाटा है 2014 से लेकर 2022 तक का है। तो 2014 में अगर आप देखोगे तो एडवांसेस जो थे वो 2,32,382 करोड़ के थे एंड करंटली अगर हम बात करें तो 7,20,000 करोड़ से भी ऊपर जा चुके हैं, विच इज अ ग्रोथ ऑफ मोर देन 3 टाइम्स। दैट इज 3 गुना हो चुके हैं पिछले 8 साल में एडवांसेस। ईयर ऑन ईयर की क्या ग्रोथ रही है उसके हम बाद में बात करेंगे। यहीं पर अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के चेक करें तो वो 3,87,000 करोड़ से 9,57,000 करोड़ हो चुके हैं। सो ये ग्रोथ 2.5 टाइम्स की है। दैट मींस 2.5 गुना हुआ है पिछले 8 साल में। यहीं पे अगर हम एचडीएफसी बैंक के देखें तो 3,15,000 करोड़ से 14,48,000 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं, विच इज अ ग्रोथ ऑफ मोर देन 4.5 टाइम्स। मतलब 4.5 गुना के एडवांसेस ग्रो हुए हैं इनके पिछले 8 साल में एंड ये आपको स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा कि एचडीएफसी बैंक ने इन सबको आउट परफॉर्म किया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें एडवांसेस की, एक्सिस बैंक की ग्रोथ रही है 15.19% की, आईसीआईसीआई बैंक की है 17.08% की, वेयरएज एचडीएफसी बैंक की है 20.83% की। तो यहाँ पे हमें एक चीज तो क्लियर हो रही है कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली एक्सिस बैंक को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई एक्सिस बैंक फिलहाल 3rd नंबर पे है, एचडीएफसी 1st नंबर पे। दैट मींस कोई 1st नंबर पे अगर है तो उसका कोई रीजन है, उसकी एडवांसेस ग्रोथ काफी अच्छी रही है पिछले 8 साल में, इसीलिए उसको पहला नंबर मिला हुआ है। तो ये हो गया एडवांसेस का। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर। तो नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स। अब ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? तो दैट मींस जो भी शेयर होल्डर्स का पैसा है उस पे कंपनी किस तरीके से रिटर्न ला पा रही है। दैट मींस अगर शेयर होल्डर्स ने 1000 रुपीज दिए कंपनी को तो कंपनी उस पे कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। एंड रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब कि कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं उस पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के पास 100 रुपए के एसेट्स हैं और कंपनी एक साल में उससे 5 रुपए का प्रॉफिट बना रही है तो दैट मींस 5% का उसका आरओए है। दैट मींस रिटर्न ऑन एसेट वो इतना निकाल पा रही है। अब बैंक्स के केस में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं, बिकॉज बैंक्स के केस में जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है। बट यस, उसको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो बैंक्स के केस में कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्क करती हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, हम उस पे ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सिस बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि काफी खराब सा यहाँ पे रिकॉर्ड है। 18.53% की थी इक्विटी 2013-14 में, दैट इज 18.53% की। वहां से गिरते गिरते 17%, 17%, 16% और पहले टाइम पे यहाँ पे 2.15% पे आ चुकी थी, 7.06 हुई एंड अभी करंटली 12.03% पे हुई है। सो दैट मींस रिकॉर्ड तो थोड़ा सा खराब है, ठीक है, बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की देखें, हालांकि उसकी भी कंटिन्यूअसली गिर रही है, 20% से अभी फिलहाल 16.7% पे आ चुकी है, बट स्टिल काफी मेंटेन है। यहाँ पे एक्सिस बैंक के केस में काफी खराब चीजें दिख रही है हमें फिलहाल के लिए। जैसा हमने पहली वीडियोस में बात करी है, 4-5 स्टॉक्स जो हमने एनालाइज करे हैं वहां पे रेड फ्लैग्स हमें काफी कम देखने को मिले थे, बट इस स्टॉक में थोड़े से रेड फ्लैग्स तो हैं फिलहाल के लिए। अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वो आप देखोगे 15.58% से थोड़ा सा फॉल आया था, 5% 9.72% तक आई थी, बट अगेन अभी यहाँ पे राइज होनी शुरू हो गई है। और ये जो 2-3 साल का इफेक्ट देखा गया था, ये थोड़ा सा इफेक्ट जो वो कोविड का भी था, तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। बट स्टिल अगेन इन्होंने 15.49% के आसपास मेंटेन कर लिया है। सो एक्सिस बैंक को हमें देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है। सो रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि बैंक्स के लिए एसेट्स क्या होते हैं। ऐसे तो कोई कंपनी के एसेट्स क्या होते हैं, जो भी उनके पास मशीनरी पड़ी है, लैंड है, ठीक है, वो सारी चीजें उनकी एसेट्स हैं। बट यहाँ पे बैंक्स के केस में एसेट्स क्या होती हैं? बैंक्स के केस में एसेट्स वो है जो कि बैंक ने आगे लोन दे रखे हैं लोगों, बिकॉज वहीं से उनको इनकम होने वाली है, वहीं से उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है, वहीं से उनकी रीपेमेंट होने वाली है। सो वो बैंक्स के लिए एसेट्स होते हैं। उसके ऊपर बैंक कितना प्रॉफिट बना पा रहा है उसको कहा जाता है रिटर्न ऑन एसेट्स। अब यहीं पे अगर हम एक्सिस बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स देखेंगे, अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, हालांकि
कोई यहाँ पे ऐसा फुल प्रूफ स्टैंडर्ड नहीं है, बट स्टिल ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका रिटर्न ऑन एसेट्स 1% से ज्यादा है तो अच्छा है, उससे अगर नीचे तो वो तो काफी खराब माना जाता है। बिकॉज अगर आपके पास 100 रुपए के एसेट्स हैं, आप उस पर 1 रुपया भी नहीं बना पा रहे हो प्रॉफिट, तो देन क्या बेनिफिट है उसका। तो इसलिए जितना ज्यादा रिटर्न ऑन एसेट्स होगा उतना बढ़िया होगा, जितना रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होगा उतना बढ़िया होगा। अगर हम एक्सिस बैंक का देखें तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि एक साल का दैट इज पिछले ईयर का 1.2% है, 3 इयर्स का अगर हम एवरेज देखें तो 0.7% है, 5 इयर्स का देखें तो 0.5% है। सो दैट मींस यहाँ पे एक चीज मेरे को मिल रही है, जो भी मैंने अभी तक एनालिसिस करा है, कि पिछले 1 से 2 साल में तो काफी अच्छा परफॉर्म किया बैंक ने, बट अगर हम कंबाइंड देखें पिछले 5-10 साल का तो रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि क्या ये जो अभी पिछले 1-2 साल की ग्रोथ आई है ये आगे भी सस्टेनेबल है या नहीं है। अगर ये होती है तो दैट मींस ये हमें आगे जाकर शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट करनी शुरू करेगी। बट यहाँ पे अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो एक साल का 1.77% है, 3 इयर्स का 1.3% एंड 5 इयर्स का अगर हम देखें तो 1.02%। तो यहाँ पे भी एक्सिस बैंक को ये आईसीआईसीआई बैंक बीट कर रहा है। यहीं पे अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, दैट इज द टॉप बैंक, उसके अगर हम 1 ईयर की देखें तो 1.94%, 3 इयर्स की 1.91%, वेयर एज 5 ईयर की जो ग्रोथ है वो है 1.87% की, सॉरी ग्रोथ नहीं, रिटर्न ऑन एसेट्स की परसेंटेज। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्लियरली पता लग रहा है कि जो एचडीएफसी बैंक है वो नंबर 1 क्यों है, बिकॉज वो हर पैरामीटर में बाकी बैंक्स को बीट कर रहा है। ठीक है, सो दैट मींस यहाँ पे एचडीएफसी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है एडवांसेस में भी, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी, रिटर्न ऑन एसेट्स में भी। तो अभी तक जितना भी हमने डाटा देखा है एक्सिस बैंक हमें बाकी पेयर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वीक लगा है। बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेसिकली क्या होता है? सो बैंक का बिजनेस क्या होता है इसको समझते हैं। बैंक का बिजनेस क्या है? लोगों से पैसा लेना, दैट इज डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और आगे लोगों को ही लोन देना। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक कमाता कैसे है? जो भी उसने आपसे डिपॉजिट लिए हैं उस पे वो कुछ परसेंटेज आपको इंटरेस्ट देगा। लेट्स से अगर वो इंटरेस्ट 5% का है, ठीक है, आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, जो भी आप डिपॉजिट करवा रहे हो उस पे। अब जो लोन वो आगे दे रहा है उस पे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। वो चार्ज कितना होता है? वो जनरली 10% 12% होता है। हम एज्यूम कर लेते हैं वो चार्ज है 10%। उसने पैसा लिया 5% पे, दैट इज 5% उसने इंटरेस्ट देना है बैंक ने आप लोगों को, और जो उसने आगे लोन दिया है उससे उसको इंटरेस्ट मिलेगा 10% का। तो जो बीच में डिफरेंस आ गया वो हो गया 5%, दैट इज वो बैंक की कमाई है, बिकॉज उसने लोन जो इंटरेस्ट दिया है वो 5% दिया है, जो उसको इंटरेस्ट मिला है वो 10% का मिला है। तो बेनिफिट कितना होगा उसको? 5% का। इस जो डिफरेंस को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्प्रेड। ये इसकी बैंक की होती है कमाई। अब यहाँ पे क्या आता है? इसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं कहते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। वो क्या होता है? वो हम देखते हैं कि जब हमने बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया, समझ लीजिए हमने 10-15 लोगों से टोटल बैंक ने इकट्ठा किया 1000 रुपया। ठीक है, अब उस 1000 पे बैंक को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेट्स से बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 50 रुपए का, दैट इज 5% हो गया, 50 रुपए का इंटरेस्ट देना है बैंक को। अब यहीं पे उसने आगे लोन दे दिया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि वो 1000 रुपया जो बैंक ने लिया है वो 1000 का 1000 आगे लोन नहीं दे सकते, बिकॉज कुछ परसेंटेज उनको अपना रिजर्व रखना पड़ता है, कुछ उनको आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। और वो जो पैसा निकाल कर बैंक ने लोन दिया, समझ लीजिए लोन दिया बैंक ने 800 रुपीज का, वो सारा लोन नहीं दे सकते। 800 रुपए का अगर लोन दिया, उस 800 रुपए पे जितना इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज समझ लीजिए 10% मिला तो 80 रुपए मिल गए। अब नेट जो इनकम हुई बैंक की वो कितनी हुई? 30 रुपए की। 50 रुपए का इंटरेस्ट उन्होंने दे दिया, 80 रुपए का इंटरेस्ट उनको मिला, तो 30 रुपए की नेट उनकी इनकम है। सो उस तरीके से फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकाला जाता है टोटल अमाउंट के ऊपर। सो ये भी क्या है? ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, दैट मींस उतना ज्यादा बैंक एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, उतना ज्यादा बैंक प्रॉफिट बना रहा है। यहाँ पे अगर हम एक्सिस बैंक का देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली 2.93% के आसपास मेंटेन है। करंटली हम देखेंगे 3.03% है, लास्ट ईयर 3.24 था, उससे पीछे 3.05 था। और ये अगर हम सभी बैंक्स का देखें तो सभी का ही ऐसा है। एचडीएफसी का भी इतना ही 3.14, 3.15, 3.25, वेयरएज आईसीआईसीआई बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी ज्यादा है। उसका इस ईयर है 3.82, इस प्रीवियस ईयर 3.97, उससे प्रीवियस ईयर 3.95। तो दैट मींस आईसीआईसीआई बैंक ने इसको कंटिन्यूअसली 4% के आसपास मेंटेन करके रखा हुआ है, वेयरएज एचडीएफसी और एक्सिस ने 3% के आसपास मेंटेन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता दिख रहा है। तो ये हमने बात कर ली। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। अब ये सभी टर्म्स आपको बैंकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी जब भी आप बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करोगे। अब ये क्या होते हैं तो इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनपीए क्या होता है। सो एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दैट इज कि जो भी बैंक ने लोन दिए हैं अगर वो लोन से रिकवर नहीं हो पाते हैं, वो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करना बंद कर देते हैं, तो कुछ टाइम बाद जाकर वो लोन्स बन जाते हैं एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैड लोन्स हो जाते हैं वो, मतलब कि अब उस बैंक को उससे पैसा वापस नहीं मिलेगा। और ये टाइम पीरियड कितना होता है तो इससे बेसिकली कहा गया 90 डेज। अगर 90 डेज तक आप अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हो, दैट मींस जो भी आपने लोन ले रखा है उसकी इंस्टॉलमेंट अगर आप पे नहीं करते हो तो आपका लोन जो है वो कंसीडर कर लिया जाता है एनपीए। अब ग्रोस एनपीए बेसिकली क्या होता है? तो ग्रोस एनपीए जो टोटल एनपीए हो गया, मतलब अगर समझ लीजिए बैंक ने 1000 रुपए का लोन दिया था, हम बहुत ही छोटी एग्जांपल ले रहे हैं, 1000 रुपए का लोन दिया था, 100 रुपए का एनपीए अगर हो गया तो वो हो गया ग्रोस एनपीए। अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक को ये पता नहीं है कि एनपीए होंगे, मतलब लोग डिफॉल्ट करेंगे, बैंक को पता है। तो बैंक ने इसीलिए उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजंस बनाए होते हैं, कुछ पैसा ऑलरेडी अलग रखा होता है। तो वो प्रोविजंस से जब हम माइनस कर देते हैं, बिकॉज 100 रुपए समझ लिया हमें बैड लोन हो गया, ठीक है, मतलब 100 रुपए का हमारा एनपीए हो गया। अब हमारे पास ऑलरेडी 50 रुपए पड़े हुए थे रिजर्व्स में उसको मीट करने के लिए, तो 50 रुपए हमने वहां पे यूज कर लिए। अब नेट हमारा कितना एनपीए आया? वो आया 50 रुपए का। तो दैट मींस ग्रोस में से जब हम प्रोविजंस माइनस कर देते हैं, प्रोविजंस को यूज कर लेते हैं, तो देन हमारा आता है नेट
एनपीए। सो जो हमारे को फिगर देखनी होती है ज्यादातर वो हमें देखनी होती है नेट एनपीए, बिकॉज अगर प्रोविजंस है तो बैंक मीट कर लेगा और एनपीए उनका खत्म हो जाएगा। बट जब हम नेट एनपीए देख रहे हैं तो दैट मींस वो फाइनली वो अमाउंट है जो कि अब बैंक का कभी रिकवर नहीं होगा और बैंक को वो अमाउंट जो वो लॉस हो गया। सो वो हम देख लेते हैं कि सभी बैंक्स का किस तरीके से चल रहा है और ये जितना ज्यादा होता है उतना बुरा होता है। सो यहाँ पे हम नेट एनपीए की परसेंटेज ही देखेंगे। सबसे पहले अगर हम एक्सिस बैंक की देखेंगे तो वो 2013 में यहाँ पे 0.36 थी और धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी और यहाँ पे अगर आप देखो 2018-19 के आसपास काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, ये 3.40 2.06% के आसपास आ चुकी थी। बट उसके बाद कंटिन्यूअसली ये रिड्यूस हुई है एंड अभी लास्ट ईयर जो वो 0.73% के आसपास इनका नेट एनपीए आया है। तो दैट मींस कि अभी एनपीएस कम हो रहे हैं बैंक के, जो पहले 2014 से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे थे 3.40% के आसपास पहुंच चुके थे। इसी तरीके से अगर हम आईसीआईसी बैंक का देखेंगे तो 0.7% था 2013 में, करंटली 0.8% है और 2018-19 के आसपास इनका भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ था। तो एक चीज हमें देख रही है कि बैंक्स में काफी रिवाइवल हो रहा है बट स्टिल थोड़ी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पे अगर हम अगेन देखेंगे टॉप बैंक दैट इज एचडीएफसी बैंक, तो उसका अगर हम देखेंगे तो 0.20% था 2013 में एंड करंटली 0.32% है और पिछले अगर आप देखोगे 9 साल में ये कभी भी 0.4 के ऊपर नहीं गया है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही समझदारी से लोन देती है, वो किसी भी ऐसे बंदे को लोन नहीं देती है जिनका उनको पता है कि ये वापस नहीं आएगा। सो यहाँ से हमें बैंकिंग की जो बैंक है उसकी मैनेजमेंट के बारे में पता लग रहा है। अब नेक्स्ट जो रेशो है वो काफी इंटरेस्टिंग रेशो है जिसे कहा जाता है कासा रेशो। अब ये बैंक्स में हम हर बार देखते हैं। सो कासा रेशो का मतलब है दो वर्ड्स है इसमें, का और सा। का का मतलब है करंट अकाउंट, सा का मतलब है सेविंग्स अकाउंट और रेशो का मतलब है कि इनकी रेशो टोटल अमाउंट के साथ। अब क्या मतलब, सो कासा रेशो का मतलब है दो अकाउंट्स होते हैं, एक हम करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, एक हम सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब करंट अकाउंट हम कब ओपन करवाते हैं, अगर हमारा कोई बिजनेस है, हम डेली बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, हम कोई बैंकिंग ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हैं तो हम करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। अब करंट अकाउंट में क्या होता है, हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। चाहे आपके पास करंट अकाउंट में 10 करोड़ रुपए भी पड़े हों, वो पड़े के पड़े रहेंगे, उस पे बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, उल्टा आपसे कुछ चार्ज करेगा कि आप हमारी फैसिलिटीज यूज कर रहे हो, हमें आपसे कुछ चार्ज लेना है। बट जब बात आती है सेविंग्स अकाउंट की, तो सेविंग्स अकाउंट में बैंक जो कुछ परसेंटेज आपको इंटरेस्ट देता है। अगर आपने 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवा रखा है, उस पे बैंक आपको ईयरली 4%, 4.5% के आसपास इंटरेस्ट देगा। बट स्टिल 4% इंटरेस्ट अगर बैंक दे रहा है तो बहुत कम है बैंक के लिए, बिकॉज बैंक जो लोन्स देता है वो 10%, 12% के ऊपर लोन देता है, इससे भी ज्यादा के ऊपर लोन देते हैं बैंक कई बार। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है, ये जितना ज्यादा बैंक के पास खुलेंगे उतना ज्यादा बैंक को बेनिफिट होगा। बिकॉज करंट अकाउंट में समझ लीजिए आज कोई बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करवाता है अपना बैंक में जाकर और उसमें वो 10 करोड़ रुपया डिपॉजिट करवा देता है और वहां से वो डेली ट्रांजैक्शंस करता है। अब बैंक वो 10 करोड़ को यूज कर सकता है आगे लोन देने के लिए, और ये कौन सा पैसा है जिसपे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, उसको फ्री में ये 10 करोड़ मिल गए हैं। सो इसलिए जितने ज्यादा करंट अकाउंट होंगे उतना बढ़िया है बैंक के लिए, और जितने ज्यादा सेविंग अकाउंट होंगे उतना ज्यादा बढ़िया है। क्यों? बिकॉज सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, सिर्फ 4%, 5%, और वेयर एज उनको लोन पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितनी इनकम हो रही है, 10% की, 12% की। सो कासा रेशो यही बताती है कि जो भी बैंक के पास टोटल पैसा है, टोटल जो है अमाउंट है, टोटल जो भी बैंक को पैसे मिल रखे हैं, उसमें से कासा दैट इज करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की रेशो कितनी है। और अब आपको समझ आ गया होगा कि जितनी ज्यादा हो रेशो उतना ज्यादा बढ़िया है बैंक के लिए। अभी हम देख लेते हैं कि बाकी बैंक्स क्या कह रहे हैं, एक्सिस बैंक क्या कह रहा है इस केस में। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे कासा रेशो एक्सिस बैंक की जो अभी करंटली 45% के आसपास है। दैट मींस अगर एक्सिस बैंक के पास 100 रुपए है, 100 रुपए का डिपॉजिट आया हुआ है, उसमें से जो 45% है दैट इज 45 रुपीज है, वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में मिलाकर है। और ये जो टोटल मिलाकर इनको पैसे मिले हुए हैं, ये इनके लिए ऑलमोस्ट फ्री मनी है, बिकॉज इस पे इनको सिर्फ 4%, 4.5% का इंटरेस्ट देना है, और इससे वो कमा कितना सकते हैं, 10%, 12% कमा सकते हैं आगे उसको लोन देकर। यहीं पे अगर हम आईसीआईसी बैंक की कासा रेशो देखेंगे तो 48.7% है इस ईयर में, प्रीवियस ईयर में 46.29% थी, वेयर एज एचडीएफसी बैंक की 48.17%। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक को बीट कर रहे हैं, और आईसीआईसी बैंक तो एचडीएफसी बैंक को भी बीट कर रहा है। सो दैट मींस यहाँ पे मेरा एक कंक्लूजन अभी तक तो जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि यार मैं अगर बैंकिंग में जाना चाहता हूं तो एक्सिस को अवॉइड करके मैं एचडीएफसी या फिर आईसीआईसी बैंक को देख सकता हूं, प्रोवाइडेड हम उसका चार्ट देखेंगे बाद में कि चार्ट क्या कह रहा है एक्सिस बैंक का, आईसीआईसी का और एचडीएफसी बैंक का। बट जहां तक हमने फंडामेंटल स्टडी करें वहां पे हमें एक चीज मिल रही है कि एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है बाकी बैंक्स के मुकाबले में, जो भी टॉप के बैंक्स हैं। अब नेक्स्ट जो हम रेशो देखने वाले हैं वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, इसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट। ये सभी चीजें हमने बात कर ली है, देन हम लास्ट में कंक्लूजन की बात करेंगे क्या ओवरऑल मेरा व्यू बन रहा है। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होती है? सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि बैंक की कितनी एबिलिटी है अपना, कोई भी अगर उनको ऐसी ऑब्लिगेशन आ जाती है, कोई भी ऐसा उनके साथ अनवांटेड सिनेरियो हो जाता है, कोई भी उनको ऐसी ऑब्लिगेशन आ जाती है एकदम से, उसको मीट करने के लिए उनके पास कितने पैसे हैं, कितनी कैपिटल है। हालांकि अगर हम इसकी डिटेल्ड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो बहुत अलग हो जाएगी। अब यहां से आपको इतना समझ आ गया होगा कि जितनी ज्यादा ये रेशो होगी उतना बढ़िया है। दैट मींस जितना ज्यादा बैंक एफिशिएंट होगा उस रिस्क को मीट करने के लिए, उस ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए, उतना ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सिस बैंक की कार रेशो देखें, इसे कार रेशो कहते हैं, तो ये है 15.4%, आईसीआईसी बैंक की 19.12% और एचडीएफसी बैंक की 18.79%। अब यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हैं हम कि एक्सिस बैंक थोड़ा सा लैग कर रहा है, आईसीआईसी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, वेयर एज एचडीएफसी बैंक भी अच्छा
खासा मेंटेन है 18.79% पे, बीइंग द टॉप बैंक उसके लिए इतना भी ठीक है। बट यहाँ पे अभी तक मैंने जो कंक्लूजन निकाला है वो ये निकाला कि भाई आईसीआईसी बैंक कहीं ना कहीं से अलग ही निकल कर आ रहा है और वो ज्यादातर सेक्शंस में आउट परफॉर्म कर रहा है। एक्सिस बैंक को तो कर ही रहा है, एचडीएफसी बैंक को भी कर रहा है। सो हमें आईसीआईसी बैंक पे थोड़ी सी खास नजर रखनी पड़ेगी। लास्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कि ये क्या कह रहा है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला एक्सिस बैंक का देखेंगे तो 6,200 करोड़ का था और अभी 15,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। दैट मींस 2.5 गुना की ग्रोथ देखी गई है पिछले 8 से 9 साल में। ये हम देख रहे हैं 2013-14 से, मतलब 8-9 साल में इतनी ग्रोथ है। यहाँ पे अगर हम देखें आईसीआईसी बैंक का तो वो 9,800 करोड़ से 25,600 करोड़ हो चुका है। सो यहाँ पे भी 2.5 गुना की ग्रोथ देखी गई है। वेयरएज एचडीएफसी बैंक अगर हम देखें तो 8,500 करोड़ से ये अराउंड 40,000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। सो दैट मींस यहाँ पे जैसे हमने बात करी थी 5 गुना की ग्रोथ है, 5 गुना की ग्रोथ इनकी एडवांसेस में और यहाँ पे भी इनकी 5 गुना की ग्रोथ है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। बट यस आईसीआईसी बैंक भी कहीं बुरा नहीं है, उन्होंने भी 2.5 गुना की ग्रोथ दिखाई है। सो मैं अपना अगर कंक्लूजन बताऊं तो देखो मैं तो एक चीज आपको मैंने पहले भी बताई है कि मैं ज्यादातर चार्ट्स को देखता हूं, फंडामेंटल्स में सिर्फ बैक ऑफ द माइंड रखता हूं। मेरे लिए सारी जो रेशियोज हैं, सारे जो फंडामेंटल्स हैं, ये सभी बेकार हैं अगर मेरे लिए स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है। समझ लो एचडीएफसी बैंक एडवांसेस भी अच्छे कर रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा कर रहा है, उनकी सारी रेशियोज अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है उनका। बट अगर उसका स्टॉक प्राइस पिछले 4 साल से एक ही जगह पे खड़ा हुआ है तो मैं क्या कर लूंगा? मेरे को कुछ कमाई नहीं हो रही है यार। मैंने अगर उसका स्टॉक 1500 में लिया था आज से 4 साल पहले और समझ लो आज वो 1500 पे है, तो मैंने क्या कमा लिया? मेरे को ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज होने से पैसा तो नहीं मिलने वाला है, मेरे को इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंक्रीज होने से पैसा नहीं मिलने वाला है, ना ही मेरे को इनका प्रॉफिट भरने से पैसा मिलने वाला है। मेरे को फाइनली अल्टीमेटली जो पैसा मिलने वाला है वो तब मिलने वाला है जब इनका स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले स्टॉक प्राइस देखूंगा कि क्या मेरे को चार्ट में ऐसा दिख रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। अगर मेरे को नहीं दिख रहा है तो देन मैं कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। यही सारी चीजें हम सीखेंगे इसके सेकंड पार्ट में, जहां पे हम एक्सिस बैंक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आज तो हमने सारी फंडामेंटल बात कर ली और फंडामेंटल में तुम्हें यही देखने को मिला है कि एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहा है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। आईसीआईसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक को कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं है हमारे पास कि ये तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पे जा सकता है। अगर हमारे पास ये सिग्नल होगा तभी तो हम इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज अगर ये तीसरे पे रहेगा तो देन स्टॉक प्राइस भी उस तरीके से मूव करेगा। बट यहाँ पे हमें ये सिग्नल मिल रहे हैं कि जो आईसीआईसी बैंक है वो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, वो हो सकता है पहले नंबर पे आ जाए, या फिर एचडीएफसी बैंक तो अपना कंसिस्टेंटली वर्क कर ही रहा है तो वो भी वैसा चलता रहे। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स में हमारे पास कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है, सिर्फ इतनी पिक्चर है कि हाँ कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे एक्सिस बैंक लैग कर रहा है, कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे आईसीआईसी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीजों को हम बैक ऑफ द माइंड रखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे चार्ट के ऊपर और फिर चार्ट के ऊपर हम देखेंगे कि भाई ये क्या सिनेरियो है, एक्सिस बैंक का चार्ट क्या कह रहा है, आईसीआईसी का क्या कह रहा है और एचडीएफसी बैंक का क्या कह रहा है। ये सारी बातें नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। कोई डाउट है, कोई चीज पूछना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए थे सब्सक्राइब जरूर से करेगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।